हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, जिसमें डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के ज्योमेट्री और शेप की बात हो रही थी। तो वहाँ पे हम लोग एसपी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के ज्योमेट्री और शेप देखे थे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एक ही टाइप था, ab2 टाइप, जिसका शेप लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग देखे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके दो टाइप थे, ab3 टाइप और ab2e टाइप। तो AB3 टाइप का जो शेप था वो ट्राइगोनल प्लेनर, और AB2E टाइप का जो शेप था वो वी शेप, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। आज हम लोग बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, सारे जितने बचे हुए हैं ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहला, इसमें जो पहला केस हम लोग देखेंगे वो AB4 टाइप। AB4 टाइप बोले तो 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर। तो ये इसका जो शेप होएगा वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, बॉन्ड एंगल 109.28 या 109.5। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पहला केस, जिसमें 4 सिग्मा हो और एक कोलोन पेयर ना हो। तो संकरण तो sp3 होएगा ही। एग्जाम्पल इसका CH4, CCl4, SO2F2, ClO4 माइनस, PO4 माइनस 3। उसके बाद जितने भी परमाणविक ठोस थे, डायमंड, अरे डायमंड था, कार्बोरेंडम था, सिलिका था, नार्वाइड था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट था, सब जितने भी परमाणविक ठोस होते हैं सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या, sp3। ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 अभी हम लोग पिछले लेक्चर में देख के आए। दूसरा केस हम लोग देखेंगे इसमें ab3e टाइप। अब इसमें क्या, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। बहुत आसान, आपको ऐसे कंपाउंड सेलेक्ट करने हैं जिसमें 3 ठो सिग्मा हो और एक लोन पेयर हो। अब यहां पे एक केस हमें चेक करना है। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, जो ज्योमेट्री होता है उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट होता है, जबकि जो शेप होते हैं उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे इसमें, तो ज्योमेट्री आपको वही प्राप्त होगा, टेट्राहेड्रल ही प्राप्त होएगा, टेट्राहेड्रल ही प्राप्त होएगा। लेकिन अगर आप लोग शेप की बात करेंगे तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो शेप प्राप्त होएगा हमें वो ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडी। अब देखें बॉन्ड एंगल इसका हम बताएं, इसका अभी आपको नहीं जानना है। अभी जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ, डेल्टा EN के साथ, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा ना कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका ना। तो घबराइएगा ना। एग्जाम्पल NH3, PH3, ClO3 माइनस, XeO3। जितने भी एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग चेक कर सकते हैं, सबका जो सिग्मा का संख्या होएगा सब में वो 3 होंगे और लोन पेयर 1। कोई भी एग्जाम्पल आप लोग चेक कर लीजिएगा ना, इट्सेट्रा। 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, संकरण सब में वही आएगा। इसमें ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, लेकिन इनका जो शेप होएगा वो टेट्राहेड्रल, इनका जो शेप होएगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल। उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो अगला केस हम लोग देखेंगे ab2e2 टाइप। बताएं यहां पे क्या हुआ, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो होएगा क्या, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो जो हमें शेप प्राप्त होएगा इसका वी शेप, या बेंड भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ गया है। इसका जो एग्जाम्पल होएगा H2O
आप लोग और एग्जाम्पल चेक करिएगा, हम अगर ज़्यादा नहीं लिखें तो आप लोग तो ट्राई कर सकते हैं ना। I3+ और एग्जाम्पल इसके SOF2 XeO2 कंपाउंड शायद से नहीं होता क्या, ClO2 माइनस SF2, यहां पे H2S एटसेट्रा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 केस, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल और वी शेप। टेट्राहेड्रल कब होंगे? जब एक का लोन पेयर नहीं होगा और 4 सिग्मा। ट्राइगोनल पिरामिडल कब होंगे? जब 3 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर। वी शेप कब होंगे? जब 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो अगला हम लोग बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d में पहला केस जो हम लोग देखेंगे वो AB5 टाइप। बोले तो 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर। आपको ऐसे एग्जाम्पल सिलेक्ट करने हैं जिसमें 5 सिग्मा हो और लोन पेयर क्या? 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यही होगा। इनका जो शेप होगा, देखिए जो डिफरेंट होंगे ना वो शेपें होंगी। ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, इसको बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। जो इनका एंगल होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। अलग बोले तो एक ठो जो होएगा वो 180 डिग्री, 3 120 डिग्री और 6 90 डिग्री ना। एग्जाम्पल इनका जैसे यहां पे लिखने को तो बहुत एग्जाम्पल लिख दें। PCl5 है, यहां पे हम लोग PBr5 भी लिख सकते हैं, AsF5 भी लिख सकते हैं। अरे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब तो उत्तेजित अवस्था में बना ही सकते हैं ना। SbCl5 एटसेट्रा इत्यादि ना। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा बताएं। एक ठो सिग्मा बॉन्ड घट जाएगा, एक ठो लोन पेयर आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड सिलेक्ट करने हैं जिसमें 4 सिग्मा हो और 1 लोन पेयर हो। तो बताएं उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होएगा वो तो यही होएगा, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर 5 sp3d। पढ़े हुए हैं हम लोग। तो बताएं अच्छा, इसमें जो लोन पेयर को रखा जाता है ना वो उसको इक्वेटोरियल प्लेन पे रखा जाता है ताकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य जो प्रतिकर्षण हो वो कम। इसका जो शेप होता है वो सीसा शेप। शेप कैसा होता है? सीसा, या फिर इसको बोलते हैं स्क्वायर फोल्डेड। एक लोन पेयर 4 सिग्मा। शेप देखें बदल गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? वही होगा, शेप बदल जाएगा ना। इसका एग्जांपल SF4 बताएं, इसमें सिग्मा कितने? 4 सिग्मा, लोन पेयर कितने? 1 ना। अब SF4 है, बताइए इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? SeF4। अरे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, TeF4 कुछ भी ले सकते हैं ना एग्जाम्पल में। और एग्जाम्पल इसका XeO2F2 एटसेट्रा। 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तीसरा हम लोग केस की बात करेंगे। बताएं AB4E था, अब यहां पर क्या हो जाएगा? AB3E2। हमें ऐसे कंपाउंड सिलेक्ट करने हैं जिसमें सिग्मा कितना हो? 3 और लोन पेयर कितने? तो ऐसे कंपाउंड हमें सिलेक्ट करने हैं जिसमें सिग्मा की संख्या कितनी हो? 3 और लोन पेयर कितने हो जाए? 2। तो बताएं शेप आपको कैसा दिख रहा है? बताएं अल्फाबेट बताइए, ये कौन सा शेप है? टी शेप
इसके जो एग्जाम्पल होंगे आपको ऐसे एग्जाम्पल सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपको 3 सिग्मा मिले और 2 लोन पेयर मिले, तो ClF3 BrF3 ClF3 BrF3 यहां पे क्या बताएं, 3 तो सिग्मा और लोन पेयर इसमें कितने 2, 3 सिग्मा लोन पेयर कितने 2। और कोई एग्जाम्पल इसका सोचिए सोचिए। XeO F2 एटसेट्रा। चौथा केस जो इसमें हम लोग देखेंगे AB2 E3 टाइप, बोले तो दो सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो यहां पे क्या A B और शेप कैसा इसका लीनियर, लीनियर बोले तो रेखीय। इसके एग्जाम्पल होंगे Br3 माइनस एटसेट्रा। तो sp3d में 4 टाइप होते हैं, AB5 टाइप, AB4E टाइप, AB3E2 और AB2E3 टाइप। सब में हाइब्रिडाइजेशन आपको सेम प्राप्त होएगा, डिफरेंट क्या होंगे शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सीसा शेप, टी शेप और लीनियर। तो अगला हम लोग बात करेंगे sp3d2 की। देखें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जो पहला टाइप होएगा वो AB6 टाइप, बोले तो 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर। शेप इसका ऑक्टाहेड्रल, बोले तो अष्टफलकीय। और बॉन्ड एंगल इनमें जो होता है वो 3 ठो 180 डिग्री का और 12 ठो 90 डिग्री। एग्जाम्पल इनका है SF6 जिसमें 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर, PCl6 माइनस, आप लोग और एग्जाम्पल लिख सकते हैं PF6 माइनस ना। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला टाइप था, दूसरा टाइप AB5E, बोले तो 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो यहां पे क्या होएगा, इनका जो शेप होएगा वो स्क्वायर पिरामिडल, बोले तो वर्गाकार पिरामिडी। एग्जाम्पल इनका IF5, BRF5, XeOF4 एटसेट्रा। तीसरा टाइप इनका AB4E2, एकाक तो घटते जाते हैं सिग्मा, एकाक तो बढ़ते जाते हैं लोन पेयर ना। ए चार सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही होएगा, जो शेप होएगा स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतली। इसका एग्जाम्पल XeF4, और एग्जाम्पल ICl4 माइनस एटसेट्रा। तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम होएगा, शेप तीनों के डिफरेंट डिफरेंट, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर। लास्ट केस जो हम लोग देखेंगे वो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो केस बनता है AB7 टाइप,
बोले तो 7 सिग्मा और लोन पेयर क्या 0। तो इसमें जो शेप होता है इसका वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जो बॉन्ड एंगल होता है 5 ठो 72 डिग्री, 10 90 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री। तो ये थे डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के ज्योमेट्री एंड शेप। अब हम लोग बात करेंगे वेस्पर्ट थ्योरी की, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो देखें वेस्पर्ट थ्योरी, वेस्पर्ट थ्योरी बोले तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हिंदी में इसे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं। इसे गिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था। किन्होंने? गिलेस्पी और नाइहोम ने। तो आप लोग पॉइंट लगा के लिखिएगा। पहले हम लोग वेस्पर्ट में मुख्य रूप से ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो वेस्पर्ट के अनुसार किसी अणु की ज्यामिति उस अणु के केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करता है। एक बार और, वेस्पर्ट के अनुसार किसी अणु की ज्यामिति उस अणु के केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करता है और इस आधार पर जो अणुओं की ज्यामिति होती है वो 2 प्रकार की, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बोले तो सममित और असममित। नमोइस क्लियर है, सममित मतलब समान, समान हो, और असममित बोले तो असमान। ये चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, जहां सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वर्ड का यूज हुआ तो आप लोग समझिएगा। पहले हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल की। तो ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु पर एक भी लोन पेयर ना हो तथा सभी पार्श्व परमाणु समान प्रकार के हों, तो ऐसे अणुओं की जो ज्यामिति होती है वो सिमेट्रिकल बोले तो सममित होती है। ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु पर एक भी लोन पेयर ना हो तथा सभी पार्श्व परमाणु समान प्रकार के हो, तो ऐसे अणुओं की ज्यामिति को क्या बोलते हैं? सममित। सममित ज्यामिति वाले अणु ना। यहां पे लिखे भी हैं नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु पर एक भी लोन पेयर ना हो तथा सभी साइड एटम कैसे हो? समान प्रकार के हो। तो ऐसे अणुओं की जो ज्यामिति होगी वो कैसे होगी? सममित। जो सममित अणु होते हैं ना वो नॉन पोलर प्रकृति के होते हैं, बोले तो अध्रुवीय। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। यहां पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें केंद्रीय परमाणु पर एक को लोन पेयर होंगे और सभी पार्श्व परमाणु क्या हैं? समान प्रकार के। आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे ये एक ठो लेते हैं एग्जाम्पल, CCl4 है, केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन, पार्श्व परमाणु कौन है? क्लोरीन। चारों क्लोरीन कैसे हैं? समान। चारों क्लोरीन है ना, और एक को तो नहीं ना। और कार्बन के वायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चारों पेयर कर जाएंगे तो इसके पास लोन पेयर बचेगा ही नहीं। तो और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ यही एग्जाम्पल हो, इट्सेट्रा लिखे हैं, और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें जैसे एग्जाम्पल SO4-2, ClO4-2 माइनस ना, तो उन सब में भी क्या एक भी लोन पेयर नहीं होगा। और पार्श्व परमाणु सब में क्या? ऑक्सीजन ना। तो पार्श्व परमाणु देखिए सब में समान है और एक भी लोन पेयर नहीं पाएंगे किसी में। तो ऐसे अणु की जो ज्यामिति होगी वो कैसी? सममित। 2 यहां पे एग्जाम्पल लिखे हैं, XeF2 और XeF4। इसमें 3 लोन पेयर और इसमें 2 लोन पेयर, फिर भी इनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? सममित। इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट में, बोले तो द्विध्रुव आघूर्ण में। ये नॉन पोलर नेचर के, नॉन पोलर नेचर के बोले तो अध्रुवीय प्रकृति के, इनके डायपोल मोमेंट का मान 0 आएगा। जितने भी सममित अणु होते हैं सबके डायपोल मोमेंट का मान 0 होता है, म्यू का मान। इनका भी डायपोल मोमेंट का मान 0 होता है, आएगा तो बताएंगे। बस ये जानते रहिएगा इनकी जो ज्यामिति होगी वो असममित नहीं होगी, सममित होगी, जबकि इनमें लोन पेयर है। हम लोग परिभाषा पढ़े ना, एक भी लोन पेयर ना हो। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिकल। ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर हो या पार्श्व परमाणु कैसे हो? भिन्न भिन्न। तो ऐसे अणुओं की जो ज्यामिति होगी वो क्या? असममित प्रकार की होगी। और जो असममित अणु होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। पोलर बोले तो ध्रुवीय, और इनके जो डायपोल मोमेंट का मान होएगा वो 0 नहीं होएगा। आएगा डायपोल मोमेंट बताएंगे ना। लोन पेयर प्रेजेंट, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित हो। ऑल साइड एटम आर नॉट सेम, सभी पार्श्व परमाणु समान प्रकार के ना हो।
तो ऐसे अणुओं की ज्यामिति कैसी होगी? एसिमेट्रिकल। देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब ये जैसे अमोनिया लिए, इसमें क्या नाइट्रोजन के वाहित को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ठो इसके साथ पेयर कर गए। तीनों पार्श्व परमाणु कैसे हैं? समान प्रकार के, परंतु इस पे एक ठो लोन पेयर है, एक ठो लोन पेयर है। वर्ड समझिएगा, ऐसे अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर हो, तो इसमें एक लोन पेयर आ गया ना, तो एक लोन पेयर तो पार्श्व परमाणु को नहीं चेक करना है कि भैया पार्श्व परमाणु समान है तो सममिति हो जाएगा। लोन पेयर दिखाई दिए, इसका मतलब वो अणु की ज्यामिति कैसी होगी? असममित। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं। अब यहां पे देखें जो एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एग्जाम्पल देखें, लोन पेयर भी है, पार्श्व परमाणु कैसे हैं? भिन्न भिन्न, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसमें देखें कार्बन है, पार्श्व परमाणु कौन कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन, भिन्न भिन्न हो गए ना, समान प्रकार के नहीं है ना, तो ऐसे अणुओं की ज्यामिति कैसी होगी? असममित। ऐसे अणुओं की ज्यामिति असममित। तो ये वेस्पर थ्योरी। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। बोले तो बंध कोण की तुलना। तो बंध कोण की हम लोग डिफरेंट टाइप से कंपैरिजन करेंगे, विभिन्न प्रकार के ज्यामिति से। जैसे मान लीजिए पहला हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे बॉन्ड एंगल का, वो हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण। तो हम लोग संकरण पढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, BCl3 और CCl4। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस। देखिए अभी कैसे परिवर्तन आते हैं क्वेश्चन में। इसका जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो क्या Sp, Sp2 और Sp3। हम लोग जानते हैं इसका बॉन्ड एंगल 180, 120, 109। तो बताएं हुआ क्या? इसमें कितने कक्षक भाग लिए? 2, इसमें 3, इसमें 4। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं अगर संकरण घटेगा, संकरण घटेगा मतलब क्या? Sp उसके बाद बढ़ेगा Sp2, Sp3, Sp3d, Sp3d2, ऐसे ना। तो अगर संकरण घटेगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये अगर संकरण डिफरेंट हुए तो। अब जैसे मान ले, दूसरा केस हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंपाउंड दिया CH4 NH3 H2। अब इसमें अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करने जाएंगे तो Sp3 इसमें भी, Sp3 और Sp3। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी अभी बताए हैं कि जब हम लोग बॉन्ड एंगल का हाइब्रिडाइजेशन से कंपैरिजन करते हैं तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन कम होएगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होएगा। बुद्धि में आएगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी सेम हो जाएगा। फंस गए, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ये दूसरा केस है, याद रखिएगा, दूसरा केस है ये। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे लोन पेयर से। बॉन्ड एंगल की तुलना किससे करेंगे? लोन पेयर से। और होता क्या है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो यूनिवर्सल होता है किसके? लोन पेयर के। कहने का मतलब ये कि जिसमें लोन पेयर की संख्या ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। अब बताएं, इसमें लोन पेयर की संख्या कितना? 0। इसमें लोन पेयर की संख्या कितना? 1। और इसमें लोन पेयर की संख्या 2। पहला केस, अगर संकरण डिफरेंट आ रहा है तो करना क्या है? जिसका संकरण सबसे कम होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। ये दूसरा केस, पहले आपको यही चेक करना है। दूसरा केस, अगर संकरण सेम आ गया तब क्या करेंगे? तो हम चेक करेंगे कि जिसमें लोन पेयर की संख्या सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। ये बॉन्ड एंगल यूनिवर्सल होता है किसके? लोन पेयर के। तो दूसरा केस है ये। यहां पे क्या? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका 109, इसका कितना हो जाएगा? 107 और ये 105। बताएं, जब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे ज्योमेट्री और शेप में, तो वहां पे हम इसका बॉन्ड एंगल बताए थे, इनका बॉन्ड एंगल नहीं बताए थे। इनका सिर्फ इसका शेप बताए थे टेट्राहेड्रल, इसका शेप बताए थे ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसका शेप बताए थे वी शेप। बॉन्ड एंगल हम बोले थे कि मतलब आगे भी बताएंगे। तो ये तीसरा केस,
देखिएगा क्वेश्चन ना, तीसरा केस। अब आपको दिया NH3 PH3 ASH3 SBH3। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, sp3 इसका भी, सबका sp3, सबका। क्यों? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी सब सेम ग्रुप के। उसके बाद क्या, लोन पेयर चेक करने जाएंगे कि लाओ भाई सर जी जो बताए थे उसको ट्राई करके देखते हैं। जब लोन पेयर चेक करने जाएंगे तो लोन पेयर भी क्या, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। हाइब्रिडाइजेशन से पहले कंपेयर किए, उसके बाद हम लोग किससे कंपेयर किए, लोन पेयर से। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया, लोन पेयर भी सेम आ गया, अब क्या करेंगे। तो ये तीसरा केस, इक्वल नहीं जाना है अभी ना, इक्वल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे कैसा होएगा, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल समानुपाती होता है केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता के। जिसके केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा। तो इसमें हम लोग कंपैरिजन किससे कर देंगे, विद्युत ऋणात्मकता से। और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक एंटीमनी, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। वो जो चारों केस बताए बार बार कह रहे हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बार बार आएगा, वो छोड़ेगा नहीं, आपको जीने नहीं देगा, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या, सबसे ज्यादा डेल्टा EN इसी का होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान, तो इसका मतलब क्या, बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा इसी का। सबसे कम बॉन्ड एंगल SB, क्योंकि इसके डेल्टा EN का मान सबसे कम, और जिसके डेल्टा EN का मान सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। ये तीसरा केस। एक बार और एक केस और देखें। बहुत जबरदस्त केस है, आते हैं एग्जाम में, देखिएगा आप लोग। चौथा केस देखें। PCl3 PBr3 PI3। और इसमें जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करने जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, सब में sp3। जब लोन पेयर चेक करने जाएंगे तो लोन पेयर भी सब में सेम आएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सब में सेम, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस। केंद्रीय परमाणु सब में सेम हो गया ना। अब फिर मैटर आया, तो इसमें हम लोग किससे कंपैरिजन करेंगे, पार्श्व परमाणु से। वो बचा हुआ है ना पार्श्व परमाणु, तो पार्श्व परमाणु से कंपेयर करेंगे। तो यहां पे क्या होएगा, जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो यूनिवर्सल होता है, EN ऑफ लेटरल एटम, या फिर साइड एटम, जो भी लिख दे। ये या फिर अब देखें इन दोनों में आप लोग और कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। जो बॉन्ड एंगल होगा, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो यूनिवर्सल होएगा किसके, एटॉमिक रेडियस के, केंद्रीय परमाणु के एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होएगा, तो जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। अब यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे यूनिवर्सल में लिखे हैं EN के, पार्श्व परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता के, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस ऑफ लेटरल एटम। कहने का अर्थ समझे, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है,
तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक, हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का मान इसका, उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका, इसका। तो जिसके विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। तो यहां पे क्या होगा, ये 4 केस कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल में। अभी एक केस और बताते हैं, वो और खतरनाक होगा। तो देखें, जब बंद कोण की हम लोग तुलना किए हाइब्रिडाइजेशन से, संकरण से जब तुलना किए तो यहां पे क्या हुआ, संकरण डिफरेंट थे तो बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट ना, तो आसानी से लग गया ये वाला कि जिसका संकरण सबसे कम होएगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। जब दूसरा केस हम लोग देखने गए तो यहां पे क्या हुआ, संकरण सब में सेम हो गए, तो इसमें हम लोग किससे कंपैरिजन किए, लोन पेयर से, जिसमें लोन पेयर की मात्रा सबसे ज्यादा, संख्या सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम। उसके बाद तीसरा केस देखें, तीसरा केस जब संकरण भी समान हो, लोन पेयर भी समान हो, तो हम लोग कंपैरिजन किससे कर बैठे, केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता से, जिसके केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन दिया उसमें संकरण भी सेम आया, लोन पेयर भी सेम आया, केंद्रीय परमाणु भी सेम आ गया, तो इसमें हम लोग किससे कंपैरिजन करेंगे, लेटरल एटम से। तो जब लेटरल एटम से कंपेयर करेंगे तो EN ऑफ लेटरल एटम अगर बढ़ेगा, जिसके विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा पार्श्व परमाणु में, उसका बॉन्ड एंगल क्या होएगा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड विद्युत ऋणात्मकता का मान इसका, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम ना। ये 4 केस। अब एक और एग्जांपल देखें, बढ़िया वाला, बेहतरीन वाला। जैसे यहां पे हम लिखे BCl3 BBr3 और BI3, तो यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक करने जाएंगे तो sp2 इसमें भी आएंगे, sp2 और sp2। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग को। अगर बॉन्ड एंगल पूछा ना, पहले आप लोग क्या कर डालो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आया तो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गए, अगर डिफरेंट आए तो पहले से सॉल्व हो जाएगा, अगर सेम आए तो कैसे देखेंगे। अगला लोन पेयर, इस पे लोन पेयर क्या, 0 0 0। अब उसके बाद आप लोग क्या चेक करने जाएंगे, भैया केंद्रीय परमाणु बताए थे सर जी, तो यहां पे क्या कर जाएंगे, केंद्रीय परमाणु, बोरान तीनों में। उसके बाद आप लोग देखेंगे चौथा केस कि भैया पार्श्व परमाणु तो डिफरेंट है, मतलब भिन्न है। तो यहां पे सर जी केस बताए थे चौथा वाला कि अगर पार्श्व परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा तो उसके बॉन्ड एंगल का मान क्या होएगा, घटेगा। तो ऐसे कर जाएंगे, जैसे करेंगे ना वैसे ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, वैसे ही क्वेश्चन गलत होएगा। अब यहां पे आप लोग को करना क्या है बताएं, BCl3 BBr3 BI3, क्या बोरान पे एक को लोन पेयर है, 0 लोन पेयर 0 लोन पेयर 0 लोन पेयर। इसका मतलब ये कि जो तीसरा फैक्टर है और जो चौथा फैक्टर है वो तभी लागू होगा जब केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर हो, अन्यथा ये दोनों नियम लागू नहीं होंगे। यहां पे जो बॉन्ड एंगल होएगा इनका वो बराबर, ये तीसरा और चौथा फैक्टर तभी लागू होंगे जब केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर हो। ये सहमित हो गए ना, ये बताएं, सहमित अड़ू है ना, ये भी सहमित होना क्या चाहिए, असहमित होना चाहिए। आप लोग वर्ड नोट करके लिखिएगा, नोट करके। तीसरा और चौथा नियम कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल में, तीसरा और चौथा नियम तभी लागू होंगे जब केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर होगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, तीसरा और चौथा नियम तभी लागू होगा जब अणु कैसे हो, असहमित, अन्यथा तीसरा और चौथा फैक्टर लागू नहीं होगा। तो ये था कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। आगे हम लोग देखेंगे विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं में किस प्रकार से संकरण निकाला जाता है। तो 2 केस हैं। पहला केस जो हम लोग देखेंगे वो जब पार्श्व परमाणु के EN का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो केंद्रीय परमाणु के EN से, तो जो केंद्रीय परमाणु पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होंगे वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, मतलब संकरण में भाग ले लेंगे।
पहला केस, जब पार्श्व परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा हो केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता से, तो जो केंद्रीय परमाणु पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होंगे वो संकरण में भाग ले लेंगे। जो दूसरा केस है, जब पार्श्व परमाणु साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो जो केंद्रीय परमाणु पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन, बोले तो हाइब्रिडाइज्ड, वो ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेंगे। दोनों केस देखें, यदि पार्श्व परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा हो केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता से, तो जो केंद्रीय परमाणु पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होंगे वो संकरण में भाग ले लेंगे। जबकि अगर पार्श्व परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हुआ केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता से, तो जो केंद्रीय परमाणु पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक होंगे वो संकरण में भाग नहीं लेंगे। तो दो एग्जांपल बताते हैं आप लोग देखें। जैसे CF3 है और CH3, ये क्या मूलक, बोले तो फ्री रेडिकल। तो यहां पे जब हम लोग इनका स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो फ्लोरीन और यहां पे क्या मूलक, यहां पे क्या H और यहां पे क्या मूलक। तो हमें क्लियर करना है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमें क्लियर करना है कि कौन सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक जो है वो संकरण में भाग लेगा और कौन संकरण में भाग नहीं लेगा। तो सिग्मा कितने 3। बताएं फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है वो कितना 4.0, पॉलिंग स्केल पे इसका कितना 2.5। पॉलिंग स्केल बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी बार उसका जिक्र करें यार, समझो। तो पार्श्व परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का मान केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता से क्या हुआ ज्यादा ना, तो जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल होगा ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा। यहां पे जैसे अगर हम लिखे 0.5, तो बुद्धि लगाए 3.5 कहीं देखेंगे क्या सिग्मा और लोन पेयर, या फिर हाइब्रिडाइजेशन कहीं ऐसा पढ़ेंगे क्या sp 2.5 sp 3.5 ऐसा भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े क्या, नहीं ना। तो ये क्या होंगे ना, ये ऑर्बिटल क्या होंगे हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या, एक हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4, 3 सिग्मा और हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये क्या हो जाएंगे पेयर्ड हो जाएंगे, बोले तो 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। अब इसमें देखें हाइड्रोजन है 2.1, कार्बन का 2.5, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। इसमें कौन सा रूल लगेगा, दूसरा वाला ना। साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो जो ये है ये भाग लेगा नहीं। तो कितने सिग्मा है 3, वो क्या हो जाएगा 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। ये विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं में संकरण। और एग्जांपल देखें, जैसे NO2 भी हम लोग पढ़े थे वहां पे, तो यहां पे क्या नाइट्रोजन है, ये स्ट्रक्चर आप लोग बनाए होंगे। तो ये क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें क्लियर करना है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेगा कि नहीं लेगा। तो बताएं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा, नाइट्रोजन का कम होता है, तो पार्श्व परमाणु का ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये भाग लेगा। बताएं सिग्मा का 2 और ये 1 हो जाएगा, तो कितना 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 ना। एक एग्जाम्पल और था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल केस है वो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये। अब जैसे मान लो क्लोरीन था, हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे इसका, ये तो इसमें कितना 2 सिग्मा, 2 सिग्मा ना। बताए इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना 3.5, इसका कितना 3। तो बुद्धि में आएगा पहला वाला रूल, तो इसका मतलब क्या ये वाला भी भाग लेगा। जब ये वाला भी भाग लेगा तो यहां क्या हो जाएगा 2, एक ये, तो कितने हो जाएंगे 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। और यहीं पे आप क्या कर जाएंगे गलत,
याद रखिएगा एक्सेप्शनल केस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो sp2 ना। तो विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं में किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा आपको केस बताते हैं जो हम लोग ओवरलैपिंग पढ़े हुए थे। ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में क्या था, हम लोग पी ओवरलैपिंग पढ़े थे, पी पाई पढ़े थे, sp पढ़े थे और p पाई d पाई भी पढ़े थे। तो हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे पाई ओवरलैपिंग कैसे किसी भी कंपाउंड में निकाला जा सकता है। आसान भाषा में, जैसे हम लोग ओवरलैपिंग बहुत डिटेल में पढ़े, वहां पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े नहीं थे, हम आपको बताए थे, ट्रिक भी बताएंगे, परंतु वो एक्सपेरिमेंट आना जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो ये सब खत्म है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड में पाई ओवरलैपिंग निकाल सकते हैं, तो जब पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो बहुत आसान है, देखिए अभी बताते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर आया तो उसमें जो ओवरलैपिंग होगा वो p पाई जितने भी होंगे। अगर sp2 आया हाइब्रिडाइजेशन तो एक p पाई होगा, अदर जितने भी होंगे ना सब p पाई d पाई होंगे, जितने भी होंगे। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d या कुछ भी d2 d3 कुछ भी, तो उसमें जो पाई ओवरलैपिंग होएगा वो p पाई d पाई। आसान भाषा में वहां पे हम लोग प्रयोग किए हुए हैं, हम लोग चेक करके करते थे कि भैया ऑक्सीजन के साथ पेयर कर रहा है डी का कक्षक कि नहीं कर रहा है, तभी जाके पाई बॉन्ड का निर्माण करते थे। अब यहाँ पे ना आप लोग देखें, स्ट्रक्चर बनाए, हाइब्रिडाइजेशन बताए और ओवरलैपिंग भी क्लियर। तो देखें, जैसे मान लो एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन के वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग जानते हैं, ये पेयर कर जाएंगे डबल बॉन्ड से। अब वहां पे हम लोग देखिएगा, आप लोग चेक करिएगा एक बार, सब क्लियर बताएं एकदम डिटेल में पूरा। यहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन sp, तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp आया तो जो ओवरलैपिंग होएगा, पाई बॉन्ड इसमें कई ठो है, 2 ठो, तो जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या, 2 p पाई ओवरलैपिंग, आसानी से खत्म, कुछ है ये नहीं उसमें। और देखें, जैसे मान लें SO3 है, SO3 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए कुछ इस प्रकार से। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे तो sp2, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर sp2। तो अब sp2 के लिए क्या, पाई बॉन्ड उसमें कितने हैं, 3, तो एक उसमें जो ओवरलैपिंग होएगा वो पाई ओवरलैपिंग p पाई, इसके अलावा कितने पाई बॉन्ड बनते हैं, 2, तो ये जो दोनों होंगे वो क्या, p पाई d पाई। बहुत आसान। और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो ClO4 माइनस है, अब इसमें क्या है, क्लोरीन है, ये 3 पाई बॉन्ड इसमें भी है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन लोग चेक करने जाएंगे तो क्या, sp3, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो उसमें जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे सब कौन कौन से ऑर्बिटल के मध्य बनेंगे, p और d के मध्य। तो इसका मतलब इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3, तो क्या हो जाएगा 3 p पाई d पाई ओवरलैपिंग। आसान भाषा में आप लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे पाई ओवरलैपिंग निकाल सकते हैं, अगर आपको ये सारे केस आते हैं तो। बाकी आप लोग वहां पे देखें, आपको हम बहुत डिटेल में ये सारे केस बताए हुए हैं ओवरलैपिंग में ना। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अगला केस हम लोग देखेंगे MOT, बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब